यूक्रेन के सोनियांस्क में बमबारी हुई है। हमले में रूसी सेना का बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। GBU-39 बम से यूक्रेन ने प्रहार किया है। ये देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एससीओ समिट के बाद चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस मंच से पुतिन ने कह दिया कि अगर रूस के लक्ष्य शांति से पूरे नहीं होते तो सेना के अंतिम साधन है। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन उन्हें मॉस्को आना होगा। शर्त इतनी पेचीदा है कि यूक्रेन इसे मानेगा नहीं। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर यह शर्त मानने का दबाव बनाने से बचेंगे। यानी ट्रंप का युद्ध विराम प्रस्ताव इतिहास हो चुका है और पुतिन की मंशा को समझते हुए यूक्रेन ने रूसी जमीन पर हमले तेज कर दिए। खासकर ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह इस बात का संकेत है कि रूस के हमले और तेज होने वाले हैं। देखिए आप। एससीओ समिट और बीजिंग के शक्ति प्रदर्शन मंच से पुतिन की ग्लोबल लीडर वाली छवि मजबूत हुई। चीन दौरे के अंतिम दिन उन्होंने यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध पर अपनी राय भी दुनिया के सामने रखी। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युद्ध और युद्ध विराम के बारे में दुनिया के सामने अपने विचार रख रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों, सामरिक ठिकानों और फ्रंट लाइन पर ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा था। खेरसोन जहां रूस का आंशिक कब्जा है और ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है, वहां यूक्रेनी सेना ने घातक हमले किए हैं। खेरसोन में नीपर नदी पार करने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी फौज की नाव ध्वस्त हो गई और 7 सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंट लाइन पर ब्रैडली सैन्य वाहन से हमले करके यूक्रेन ने रूस की एक चौकी नष्ट कर दी। लुहांस्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके रूस के कई सैन्य वाहन तबाह कर दिए। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर और बक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। इसके साथ ही फ्रंट लाइन पर MiG-29 ने हैमर बमों की बरसात भी की। जिस वक्त फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी फौज बारूद बरसा रही थी, उसी वक्त राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम की बात कर रहे थे। हालांकि पुतिन के इस प्रस्ताव को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध के लिए जिम्मेदार यूरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को वार्ता के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया। यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोप को जिम्मेदार बताया। यह भी कहा कि युद्ध जमीन के लिए नहीं बल्कि रूसी भाषी जनता के हितों के लिए छिड़ा है। यह भी कहा कि यूक्रेन लंबा युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ज़ेलेंस्की ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूक्रेनी सेना ने 3 सितंबर की रात रूस के कई अहम सामरिक ठिकानों और नागरिक संसाधनों पर हमले किए। तीन सितंबर की रात को यूक्रेन ने रूस के सारातोव पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन का टारगेट सीमाई शहर सारातोव में रूस का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम बना। इसके ध्वस्त होने से रूस को ड्रोन और मिसाइल ट्रेस करने में समस्या होगी और साथ ही यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर कई इलाकों से कम्युनिकेशन भी टूट गया। इसके साथ ही यूक्रेन ने रोस्तोव में 3 बिजली घरों पर भी ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन के हमलों से रोस्तोव में बड़े इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और इससे 32,000 घरों की बिजली सप्लाई कट गई है। शहर के सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम बंद हो गए हैं और इसके साथ ही घरों में
गर्म पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। देखिए आप। रोस्टोव के बिजली घरों और रडार स्टेशन के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी रेलवे नेटवर्क पर भी ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने रोस्टोव के कोतेनिकोवा रेलवे स्टेशन पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों से रूसी रेलवे स्टेशन का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। रोस्टोव में रूस को ट्रेन की आवाजाही रोकनी पड़ी है। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से लेकर रूस के सीमाई शहरों तक बड़े हमले किए हैं। पुतिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही यूक्रेन ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डॉनबास इलाके से यूक्रेनी सेना पीछे नहीं हटेगी। डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले होते रहेंगे। रूस के आगे झुककर यूक्रेन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन की जमीन पुतिन को उपहार में नहीं दी जा सकती। पुतिन अब से पहले ज़ेलेंस्की से वार्ता करने से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि कानूनी तौर पर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं है। अब पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात करने को तैयार हुए तो मॉस्को आने की शर्त रख दी। यूक्रेन पुतिन के जाल को बखूबी समझता है, इसीलिए मॉस्को का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और रूसी ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले बढ़ा दिए गए। तेल और गैस से होने वाली रूसी आमदनी 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। प्रतिबंधों, यूक्रेन के हमलों से रूसी कॉरपोरेट अब तक के सबसे बड़े घाटे में है। अगस्त के महीने में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों पर कई बार बड़े हमले किए। तो रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अगस्त का महीना गैस पेट्रोलियम ठिकानों के लिए संकट भरा रहा है। यूक्रेन ने रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया और इसके बाद सोची फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया गया, जिससे फ्रंटलाइन पर तेल सप्लाई होती है। रूसी सेना की बढ़त को रोकने के लिए एर्दान फ्यूल डिपो पर भी हमला किया गया। एक्सपोर्ट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर भी 2 बार हमला किया गया। यूरोप के 9 देशों में कच्चा तेल भेजने वाले द्रुजबा ऑयल पंपिंग स्टेशन पर 2 बार अटैक किया गया। यूरोप को तेल सप्लाई में अहम भूमिका निभाने वाली वोल्गोग्राद ऑयल रिफाइनरी भी ड्रोन हमलों से जल उठी। इसी तरह से निकोल्स्कोय ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमले किए गए। सीमाई इलाके में रूस की अल्बाश नेफ्ट ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक किया गया और इसके अलावा सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर 2 बार हमले किए गए। कुइबीशेव ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक से इसको काफी नुकसान पहुंचाया गया। क्रास्नोदार ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्शन 22% तक घट गया। देखिए आप। यूक्रेन रूसी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और कम करने के इरादे से ये हमले कर रहा है। इस मकसद में वो कामयाब भी हो रहा है। रूस का तेल उत्पादन 32% तक घट चुका है। रूस के पास इस वक्त आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम है। अगर यूक्रेन इसी तरह हमले करता रहा तो रूस के लिए जंग मुश्किल होगी। ऐसे हालात में पुतिन अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में यूक्रेन का पलटवार हुआ है। रूसी सेना के वाहनों पर अटैक किया गया। ड्रोन तो यूरोप में समीकरण बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। युद्ध विराम की तमाम कोशिशें विफल साबित हो रही हैं। रूस को काउंटर करने के लिए यूरोपीय देश पेरिस में जुटे। दरअसल ये चीन में पुतिन के पावर शो का जवाब था। पेरिस मीटिंग के जरिए यूरोपीय देश ये संकेत दे रहे थे कि पूरा यूरोप रूस के खिलाफ एकजुट है।
सभी देश यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दिलाकर ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है? क्या वो रूस के खिलाफ यूरोप का साथ देंगे या फिर से युद्ध विराम की एक और कोशिश करेंगे? अगर ट्रंप ने यूरोप का साथ दिया तो यूरोप में भारी तबाही हो सकती है, क्योंकि बौखलाकर रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। ये पुतिन का आक्रोश है जो लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से यूक्रेन धधक रहा है, क्योंकि पेरिस में रूस पर अंकुश लगाने के लिए यूरोप के कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष जुटे, जिन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी के लिए मंथन किया। उधर वार्ता हो रही थी, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा था। वार्ता से पहले रूस ने 500 मिसाइल ड्रोन से 7 इलाकों में कहर बरपाया, जिससे कीव में कोहरा मच गया और पेरिस में जुटे नेता रूस को रोकने के लिए अमेरिका की शरण में जाने की तैयारी करने लगे। इन हमलों ने युद्ध विराम की संभावना पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। क्योंकि पेरिस में रूस के खिलाफ इकट्ठा होकर यूरोपीय देशों ने पुतिन का पारा बढ़ा दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि खार्किव से लेकर कीव तक तबाही मचाई जा रही है। इतना बारूद झोंका जा रहा है, अब या तो ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे या फिर देश छोड़कर भागेंगे। एससीओ समिट में शामिल होने के बाद पुतिन ने रूस लौटते ही क्रेमलिन के इमरजेंसी मीटिंग की और यूक्रेन पर सितंबर के सबसे बड़े हमले का ऑर्डर दे दिया। जिसके बाद यूक्रेन में बारूद का ज्वालामुखी फट गया। ओडेसा, मिकोलेव, पोल्टावा, खार्किव, नीप्रोपेट्रोवस्क, डोनेस्क, लुहांस्क में यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर डाला। इस दौरान रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। इसके अलावा बाल्टिक और काला सागर में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। दरअसल पुतिन ने हमलों से यूरोपीय देशों को संकेत दे दिया है कि पेरिस में रूस के खिलाफ ब्लूप्रिंट बनाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि आक्रोशित पुतिन अब न सिर्फ यूक्रेन का संहार करेंगे बल्कि मीटिंग में जुटे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकते हैं। पेरिस वार्ता से ठीक पहले यूक्रेन में रूस ने हमले किए और टारगेट पर था पोर्ट सिटी ओडेसा, जहां पर 3 चरणों में हमले किए गए। पहले चरण में ड्रोन अटैक किया गया, क्रीमिया से ड्रोन दागे गए थे और इस बार हमले के लिए रूस ने लासेन ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसने भारी तबाही मचाई। ओडेसा का कमांड सेंटर, रेडार सेंटर, हथियार गोदाम खाक कर दिया। दूसरे चरण में मिसाइल अटैक किया गया, काला सागर में वॉरशिप से मिसाइलें दागी गई। ओडेसा पोर्ट के ठीक पास से हमले किए गए। हमले के लिए ज़िरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने भारी तबाही मचाई। पूरा ऑपरेशन 5 से 7 वॉरशिप का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में थर्ड फेज की बात करें तो ओडेसा में रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और इसके लिए वॉरशिप और बोट से सैनिकों को ओडेसा पोर्ट पर उतारा गया, जहां पर उन्होंने कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया और हथियार गोदाम जला डाला। इस दौरान ओडेसा पर भारी तबाही मचाई। यूरोपीय देशों की पेरिस मीटिंग पर रूस ने विध्वंसक प्रतिक्रिया देकर अपने मंसूबे जता दिए हैं। अगर कोई भी फैसला रूस के मिशन कीव के रास्ते में आया तो पूरे यूरोप में तबाही तय है। दरअसल यूरोपीय देशों की पेरिस में मीटिंग एससीओ में पुतिन के पावर शो का जवाब है, क्योंकि पुतिन जिनपिंग का गठबंधन सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को चुनौती है। ये एक दूसरे के संकट के वक्त दोनों साथ हैं। इसी तरह यूरोपीय देश पेरिस में यूक्रेन के साथ होने का दावा करते देखे, सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करते रहे। 72 घंटे के अंतराल पर हुई दोनों मीटिंग से यह तय हो गया कि अब शांति समझौते की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी तक ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम पर तस्वीर साफ नहीं हुई है।
लेकिन पेरिस मीटिंग के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। इससे संकेत मिल रहा है कि ट्रंप यूरोप में नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ट्रंप और यूरोपीय देशों का नया ब्लूप्रिंट यूक्रेन के अस्तित्व के लिए विनाशक साबित हो, क्योंकि अब यूक्रेन के पास हथियार भी नहीं बचे हैं और ना ही फंड। जबकि ज़ेलेंस्की लगातार रूस को ललकार रहे हैं। अब अगर नेटो ने कदम पीछे खींचे तो यूक्रेन बहुत बड़े संकट में घिर सकता है। पेरिस में 30 यूरोपीय देशों के नेता जुटे और इसमें वो सभी देश थे जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। मीटिंग का 5 सूत्रीय एजेंडा था जिसमें 5 मुद्दों पर मंथन किया गया। पहला मुद्दा यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने का था। दूसरा मुद्दा यूक्रेन को हथियार सप्लाई था जिससे वो लंबे समय तक रूस से युद्ध लड़ पाए। तीसरा मुद्दा यूक्रेन में शांति सेना को भेजना था। इसको लेकर फैसला लिया जाना बाकी है और इस पर कई यूरोपीय देश सहमत नहीं। जबकि चौथा मुद्दा रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर था। करीब करीब सभी देश इस पर सहमत हैं और इसके अलावा पांचवा मुद्दा था कि अब यूरोप में अमेरिका की भूमिका क्या रहेगी। इससे लेकर यूरोपीय देशों ने वार्ता की और उसके बाद ट्रंप से भी बात की है। देखिए अब यूरोप में आर पार की जंग के आसार बन रहे हैं। पुतिन यूक्रेन का अंत करने के बाद भी नहीं रुकेंगे, जबकि यूरोप पुतिन को रोकने के लिए एकजुट हो रहा है। यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की तैयारी है। अभी यूरोप में परमाणु बेस बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, इटली, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस में है। ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा सभी जगह अमेरिका ने परमाणु हथियार रखे हैं। रूस के खतरे को देखते हुए नेटो न्यूक्लियर बेस बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में भी बनाने जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका से मदद ली जाएगी। यानी बिना अमेरिका यूरोप बड़े संकट में घिर सकता है। अगर अमेरिका को हटा दिया जाए तो रूस के पास पूरे यूरोप से करीब 10 गुना ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल वो उन सभी यूरोपीय देशों पर कर सकता है जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। वैसे भी पुतिन यूरोप में टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। पेरिस में बने ब्लूप्रिंट के बाद पुतिन के पलटवार की बारी है, जिसका ट्रेलर वो यूक्रेन पर 500 मिसाइल हमले करके दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इधर रूस यूक्रेन की जंग में यूरोप की भूमिका हमेशा से महाविनाश का डर बनाने वाली रही और यह भूमिका पुतिन के चीन दौरे के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। अब यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी है, ऐसी गारंटी जिसने यूक्रेन में यूरोपीय सेना के उतरने की आशंका पर मुहर लगा दी है और यही मुहर महाविनाशक जंग का अलार्म भी बन गई है। यानी कि रूस और नेटो का टकराव तय है। लेकिन कैसे बनी यह हालात और क्या होगा इसका अंजाम, आप देखिए रिपोर्ट। युद्ध विराम की संभावना खत्म होते ही पहले से तैयार यूरोप ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ रणभूमि बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के तहत यूरोप ने यूक्रेन में सेना उतारने से लेकर मोर्चा संभालने तक की प्लानिंग कर ली है। बस इस प्लान पर सार्वजनिक सहमति की मोहर लगना बाकी है। यूरोप में रूस का डर, तय रूस नेटो की टक्कर। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दिलाने के लिए उतावले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक ऐसी बैठक की मेजबानी की है जो रूस यूक्रेन युद्ध को सबसे भयानक रूप देने वाला है। यह बैठक है कोलिशन ऑफ विलिंग की, यानी मार्च 2025 में अस्तित्व में आए एक ऐसे गठबंधन की जो स्वेच्छा से यूक्रेन को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इन देशों में सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अकेले नहीं हैं, बल्कि 31 देश शामिल हैं। हालांकि इस गठबंधन का मकसद यूक्रेन में शांति स्थापित करना है।
लेकिन यही मकसद उन्हें जंग का हिस्सा बनाने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेरिस में एक ऐसे फैसले पर मोहर लग सकती है जो यूक्रेन में सैन्य तैनाती तय कर देगी। और इस फैसले की बुनियाद है यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर हामी भर दी है। इसके अलावा यूक्रेन को राजनीतिक समर्थन भी देने के लिए तैयार हैं। हालांकि यह शांति समझौते की दशा में हो सकता था, लेकिन स्थिति बदल गई। अब यूक्रेन में शांति स्थापना के लबादे में सैन्य तैनाती की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास बढ़ गया है। इस बयान का सीधा मतलब है कि यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती पर ज़ेलेंस्की तैयार है। वो सैनिक जो सुरक्षा गारंटी के नाम पर रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यूरोप का वो डर क्या है जिसने यूक्रेन में सैन्य तैनाती के लिए मजबूर किया है? जवाब आगे देखिए। यूरोप के डर का सबसे बड़ा कारण है बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र की फिक्र, क्योंकि इसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस के सबसे नजदीक हैं। इसलिए मानना है कि यूक्रेन के बाद यहीं पर हमले होंगे। और इसके अलावा नॉर्डिक रीजन के फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के टारगेट पर है, जिन पर हमले का डर यूरोप में गहरा गया है। यही वजह है कि नाटो ने शुरुआती सैन्य तैनाती के लिए पोलैंड और रोमानिया को चुना है, जहां पर हजारों सैनिकों के साथ डिफेंस सिस्टम और टैंक की मूवमेंट लगातार जारी है। यानी कि यूरोप रूस से युद्ध की आशंका में कितना डरा है, तैनाती उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यूरोप का डर सिर्फ रूस की आक्रामकता से नहीं बढ़ा है, बल्कि आकार ले चुके नए गठबंधन से भी बढ़ा है, जिसका प्रमाण है स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन का बयान। उनके मुताबिक चीन ने नए हथियारों का प्रदर्शन किया है। चीन ने विक्ट्री डे परेड पर शक्ति प्रदर्शन भी किया है। इसलिए नेटो के लिए रूस सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जॉनसन का सीधा इशारा है कि चीन की विक्ट्री डे परेड कोई वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि रूस के पक्ष में खड़े एक ऐसे गठबंधन का प्रदर्शन है जो युद्ध को विस्तार दे सकता है। यही वजह है कि अब यूक्रेन को रण क्षेत्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें पोलैंड की भूमिका सबसे बड़ी होगी। और इसका प्रमाण है पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी का व्हाइट हाउस दौरा, जिनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। अमेरिका में नवरोकी के बयान के पीछे है रूस के हमले का डर और ट्रंप से मिला सुरक्षा का आश्वासन। ट्रंप के मुताबिक पोलैंड की सुरक्षा में अमेरिका मदद करेगा। पोलैंड से सैनिक हटाने के बारे में नहीं सोचा गया। अमेरिका पूरी तरह पोलैंड के साथ खड़ा है। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रूस और यूरोप के युद्ध में अमेरिका की मदद मिलेगी। लेकिन यह मदद यूक्रेन के लिए नहीं होगी, बल्कि यूरोपीय देशों के लिए होगी। अब सवाल यह है कि सुरक्षा गारंटी में यूक्रेन में तैनाती होगी कैसे? यूक्रेन को मिली सुरक्षा की गारंटी का मतलब यह नहीं कि यूरोपीय सेना सीधे यूक्रेन में उतरकर रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेगी, बल्कि इस तैनाती को भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सेना मिलकर एक मल्टीनेशनल फोर्स के रूप में आगे बढ़ेगी। और फिर यह सेना पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया के रास्ते काफिले के रूस में जमीन, रेल कॉरिडोर या मिलिट्री प्लेन के जरिए यूक्रेन तक पहुंचेगी। और खास बात यह है कि तैनाती के दौरान उनके पास भारी हथियार नहीं होंगे, लेकिन युद्ध भड़कने पर भारी हथियार भी यूक्रेन पहुंच जाएंगे। देखिए यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में सबसे अहम भूमिका उन देशों की होगी जिनकी सीमा यूक्रेन या रूस से जुड़ती है। और इस सुरक्षा गारंटी में यूरोपीय सेना की एंट्री तय है। इसके संकेत यूक्रेन के लिए जारी हो रही मदद से मिलते हैं।
जिसमें एस्टोनिया ने थेमिस ग्राउंड ड्रोन का रिकॉर्ड बैच भेजने की तैयारी कर ली है। स्वीडन ने यूक्रेन के लिए ग्रिपेन फाइटर प्लेन देने की अनुमति दे दी है, तो वहीं ब्रिटेन ने नाइटफॉल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन को सौंपने की तैयारी कर ली है। इनके अलावा डेनमार्क अब यूक्रेन के लिए लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल और उसका फ्यूल बना रहा है। यही नहीं, ड्रोन निर्माण यूनिट में भी डेनमार्क, लिथुआनिया और लातविया साझेदार बन गए हैं। अब सवाल रूस के एक्शन पर है। रूस का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल का जवाब क्रेमलिन से जारी बयान में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों के बारे में चर्चा नहीं होगी। यूक्रेन में कोई भी विदेशी सैनिक रूस को स्वीकार्य नहीं है। यह बयान पुतिन के यूक्रेन में त्रासदी के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहराने के बाद आया है। यही नहीं, इस बयान के साथ पुतिन ने चेतावनी भी दी है कि अगर रूसी संपत्ति यूक्रेन हस्तांतरित करता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान तय है। लेकिन प्रतिक्रिया सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि टकराव की स्थिति गुटों में होने तक पहुंच गई है, जिसमें उत्तर कोरिया पहले ही शामिल है और अब चीन भी हथियारों के कलपुर्जों के साथ सैन्य मदद दे सकता है। यानी युद्ध का भविष्य रूस बनाम नेटो का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सवाल है कि क्या ईरान और इजराइल में अब की बार एटमी युद्ध छिड़ने वाला है? क्या दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने जा रहे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ने एटमी तैयारी तेज कर दी है। ईरान का परमाणु मिशन एक बार फिर से शुरू हो गया है, तो उधर इजराइल अपने डिमोना न्यूक्लियर सेंटर का विस्तार कर रहा है। ईरान और इजराइल की इन्हीं गतिविधियों की वजह से अरब में परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। ईरान इजराइल में दूसरे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है। यह आक्रमण पिछले वाले से भी बड़ा और भीषण होगा। ईरान अपना एटमी मिशन रोक नहीं रहा है। खमनई की यही एटमी जिद एक और युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। इजराइल ने अगर हमला किया तो ईरान भी पलटवार को तैयार है। ईरानी एटमी कार्यक्रम अरब में एक और जंग का कारण बन सकता है। ये ईरान के नतांज एटमी सेंटर की सैटेलाइट तस्वीर है, वही नतांज सेंटर जिस पर पहले इजराइल ने और फिर अमेरिका ने हमला किया था। लेकिन अब करीब 2.5 महीने बाद नतांज की न सिर्फ मरम्मत कर दी गई है, बल्कि वहां एटमी मिशन भी शुरू हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज एटमी सेंटर पर गतिविधि साफ देखी जा सकती है। ईरान के एटॉमिक कार्यक्रम को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 9,875 किलो यूरेनियम है। ईरान 441 किलो यूरेनियम 60% के लेवल तक संवर्धित कर चुका है। IAEA का दावा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यही कारण है कि इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है।
ईरान ने गतिविधि तेज की तो इजराइल ने भी अपने परमाणु ठिकाने को विस्तार देना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी भी सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है। ये है इजराइल का डिमोना एटमी सेंटर। सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल डिमोना में वाटर रिएक्टर और मिसाइल असेंबली सेंटर तैयार कर रहा है। जाहिर है इजराइल और ईरान के एटमी मिशन की वजह से अरब में परमाणु विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। नेतन्याहू एक तरफ ईरान के खिलाफ प्लान बना रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं। नेतन्याहू गाजा को खाली कराने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय भी करना चाहते हैं। लेकिन यूएई समेत कई देश इजराइल के इस प्लान के खिलाफ हैं। उधर ट्रंप ने कहा है कि हमास सभी 20 बंधकों को तत्काल रिहा करे वरना परिणाम बहुत भयावह होंगे। ट्रंप और नेतन्याहू सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह और हूती को भी खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि लेबनान में इजराइल की बमबारी फिर से शुरू हो गई है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर समाप्त कर रही है। गाजा और लेबनान में इजराइल के हमलों से भड़के हूती ने 24 घंटे में 3 बार मिसाइल हमले किए, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने हूती की तीनों मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। शहर हाइफ में मिसाइल हमला हुआ है। निशाने पर माइंस निकालने वाले रूसी मिसाइल KH-101 से यह अटैक किया गया। चीन और रूस का गठबंधन देखकर ट्रंप भड़क गए हैं। रूस के खिलाफ ट्रंप ने बड़े फैसला लेने की चेतावनी दी थी और उसका पहला अध्याय अब सामने भी आ गया। ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाने का नया फॉर्मूला तलाशा है, जिसके तहत अमेरिका यूक्रेन से यूरोप तक प्राइवेट आर्मी तैनात करने की अब तैयारी में है। ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार और हितों की रक्षा की दलील दी है, लेकिन प्राइवेट आर्मी के नाम पर रूसी बॉर्डर के करीब ट्रंप अपनी सेना रखेंगे। अमेरिका के कथित प्राइवेट सैनिकों को अगर हमले में किसी तरह का नुकसान हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। आप देखिए, उनकी वर्दी अमेरिकी आर्मी से अलग होगी, लेकिन हाथों में अमेरिकी हथियार होंगे। उनकी तैनाती यूक्रेन की जमीन पर होगी, लेकिन वो आदेश अमेरिकी सरकार का मानेंगे। वो यूक्रेन की रक्षा करेंगे और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रहार। ट्रंप ने सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे की तर्ज पर रूस को काबू करने का नया फॉर्मूला सोचा है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक यूक्रेन में प्राइवेट आर्मी तैनात होगी। यही रूस पर दबाव बनाने का नया आइडिया है। ट्रंप की पूरी चालाकी इसी प्राइवेट आर्मी शब्द में छिपी है। इस प्राइवेट आर्मी के नाम पर ट्रंप बहुत बड़ा खेल शुरू करने वाले हैं। प्राइवेट आर्मी के नाम पर ट्रंप दुनिया को क्या संदेश देंगे, लेकिन उसकी सच्चाई क्या होगी ये समझिए। पहला संदेश ये कि यूक्रेन में अमेरिका कभी सेना नहीं भेजेगा, जबकि सच्चाई ये होगी कि यूक्रेन में प्राइवेट आर्मी के नाम पर सैनिक रहेंगे। दूसरा संदेश ये कि प्राइवेट आर्मी अमेरिकी संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले नहीं कर सकेगा। तीसरा संदेश ये कि प्राइवेट आर्मी अमेरिका के लिए काम करेगी, लेकिन सच्चाई ये रहेगी कि प्राइवेट आर्मी यूक्रेनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। संदेश ये रहेगा कि यूक्रेनी सीमा पर प्राइवेट आर्मी बेस बना रही है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि ये बेस भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा ही करेंगे। ट्रंप इस प्लान को यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। ट्रंप
ऐसी तैनाती यूरोप में भी करने वाले हैं। खासकर बाल्टिक देशों में भी अमेरिका प्राइवेट आर्मी भेजने की तैयारी में है। रूस खुलकर इसका विरोध न करे, इसके लिए ट्रंप अलग तरह का तर्क दे रहे हैं। अमेरिका अपने व्यापार में नुकसान नहीं चाहता, व्यापारिक हितों की सुरक्षा प्राइवेट आर्मी करेगी। युद्ध की वजह या किसी चूक से यूएस को नुकसान ना हो। लेकिन इस नाम पर क्या होने वाला है, इसका अंदाजा आपको अब हो गया होगा। रूस के आसपास बड़े पैमाने पर प्राइवेट आर्मी रहेगी। अमेरिका की प्राइवेट आर्मी कैसी है, यह अब तक दुनिया ने बहुत कम देखा है। यानी प्राइवेट आर्मी के नाम पर यूक्रेन से लेकर यूरोप तक अमेरिकी फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं, अमेरिकी एयर डिफेंस की तैनाती हो सकती है, अमेरिका के घातक हथियार तैनात होंगे। रूस की सेना फिलहाल यूक्रेन पर हमले कर रही है, लेकिन अगर अमेरिकी प्राइवेट आर्मी यूक्रेन आई तो रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले नहीं कर सकेगी। रूस को अमेरिकी प्राइवेट आर्मी की लोकेशन लेनी होगी, ड्रोन हमले सीमित करने होंगे। प्राइवेट आर्मी कीव में भी तैनात होगी। कीव पर रूस लगातार हमले कर रहा है। कीव को जीतना रूसी सेना का लक्ष्य है। अमेरिका जब ऐसे किसी प्लान पर काम करता हो तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका उदाहरण इराक और अफगानिस्तान में देखा गया था। अमेरिका के ऐसे ऑपरेशन में सरकार को अमेरिका की तरफ से सुरक्षा मिलती है। यही यूक्रेन में भी होने वाला है। पुतिन के लिए यह अमेरिका का बड़ा मैसेज होगा। यह साफ हो जाएगा कि ज़ेलेंस्की सरकार को अमेरिका की सुरक्षा मिली है। यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। रूस को आक्रामकता पर नियंत्रण करना जरूरी हो जाएगा। ट्रंप प्राइवेट आर्मी के नाम पर रूस को एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश में है। अमेरिकी प्राइवेट आर्मी के आते ही रूस के लिए युद्ध को जारी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूरोप में तैनाती से रूस पर दबाव भी बढ़ेगा और ऐसा माना जा रहा है कि रूस अमेरिका के बीच तनाव बढ़े और यह युद्ध की वजह बन जाए। आप देखिए। ट्रंप का ये फॉर्मूला लागू हुआ तो पुतिन का बौखलाना तय है और ये बौखलाहट अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग की शुरुआत करा सकती है। यूरोपीय नेताओं के मुताबिक अमेरिका की मदद यूक्रेन में जरूरी है। अमेरिका ही यूक्रेन की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस, रसद और हाईटेक हथियार दे सकता है। ट्रंप का प्लान सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए भी तैयार हो रहा है। पेंटागन को ट्रंप ने तैयारी का आदेश दिया है। चीन पर रणनीति बनाने का काम शुरू होगा। चीन के हथियारों की समीक्षा की जाएगी। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि पुतिन के रवैये से वो बेहद नाराज है और रूस ने युद्ध विराम नहीं किया तो अमेरिका बड़े फैसले ले सकता है। प्रतिबंधों से अलग अब प्राइवेट आर्मी की तैनाती दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया था ताकि नाटो की सेना कभी रूस के करीब ना आए, लेकिन अब शांति बहाली के नाम पर फिर वैसी ही स्थिति है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिकी फौज रूस के करीब। इसीलिए ट्रंप को लग रहा है कि प्राइवेट आर्मी वाला प्लान युद्ध विराम भी करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है। युद्ध के मोर्चे पर रूस के इलेक्ट्रॉनिक हथियार यूक्रेन के ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं।
अब ईयू का दावा है कि रूस के इन एडवांस हथियारों के निशाने पर यूरोप के नेता हैं। इन हथियारों की रेंज में इस बार फंसा है लिथुआनिया के राष्ट्रपति का विमान। क्या है यह पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। न गोली चलती है न धमाका होता है, बस ड्रोन इशारे के साथ ही सरेंडर कर देता है। यह रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का छोटा सा नमूना है, लेकिन रूस के पास बड़े और घातक इलेक्ट्रॉनिक हथियार हैं जो दुनिया के एविएशन सिस्टम को धराशायी कर सकते हैं। यूरोप का दावा है कि रूस ने इन हथियारों का इस्तेमाल यूरोप और नेटो देशों के नेताओं के खिलाफ शुरू कर दिया है। दावा है कि इस बार लिथुआनिया के राष्ट्रपति इस हमले का शिकार हुए हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा के विमान ने फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी से लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस के लिए उड़ान भरी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिली जानकारी के मुताबिक लैंडिंग से 32 मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले एक ड्रोन विमान के रास्ते में आ गया। राष्ट्रपति गितानस नौसेदा के विमान की लैंडिंग 16 मिनट देर से हुई। खास बात यह है कि लिथुआनिया का इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस अभी तक यह पता नहीं लगा पाया कि यह ड्रोन कहां से आया था। इस ड्रोन को राष्ट्रपति के विमान के लिए बड़ा खतरा माना गया और लिथुआनिया की जांच एजेंसियां इस मामले की पड़ताल कर रही हैं। जब एयर स्पेस पर पाबंदी थी तो ड्रोन कहां से आया? क्या रूस ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से ड्रोन को कंट्रोल किया? क्या रूस लिथुआनियाई राष्ट्रपति के विमान को टारगेट करना चाहता था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके सही जवाब शायद कभी ना मिले, क्योंकि अब से पहले 1 सितंबर को यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ भी यही हुआ था। उर्सुला का विमान पोलैंड से बुल्गारिया के लिए उड़ा। इस विमान को अचानक जीपीएस सिग्नल मिलना बंद हो गया। पायलटों ने विमान को पेपर मैप के जरिए प्लोवडिव एयरपोर्ट पर उतारा। ईयू ने आरोप लगाया कि यह रूस का इलेक्ट्रॉनिक हमला है। हालांकि रूस ने इस आरोप का खंडन किया। इससे पहले 2023 में कैलिनिनग्राड के करीब यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्री के विमान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रूस पर बार बार हैक अटैक के आरोप लगते रहे, लेकिन अब इस संकट से निपटने के लिए यूरोप तैयारी कर रहा है। जीपीएस सिग्नल मजबूत करने के लिए ईयू नए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। रूस के इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से यूरोप में डर है। यूरोप को लगता है कि रूस किसी भी वीवीआईपी विमान को सैटेलाइट और जीपीएस सिग्नल जाम करके गिरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।